शासकीय महाविद्यालय पीदासर की ई कंटेंट श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं कार्यकाल अनुच्छेद संख्या 52 से 62 तक इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय संविधान के भाग 5 जिसका नाम है संघ, उसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पहले अनुच्छेद 52 में सबसे संक्षिप्त छोटा सा उल्लेख है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात भारत में एक समय में एक ही राष्ट्रपति हो सकता है। अनुच्छेद संख्या 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार वह स्वयं करेगा या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति को घोषित करती है। और अगर हम इस अकेले अनुच्छेद को पढ़ें तो हमें ये संदेह भी हो सकता है कि भारत की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति अकेले राष्ट्रपति में निहित है, वही वास्तविक शक्तिधारी है। लेकिन अगर हम इस अनुच्छेद को अनुच्छेद संख्या 74 जो आगे आएगा उसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे, तब हमें वास्तव में ये पता चलेगा कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, और हालांकि कार्यपालिका शक्ति संविधान के अनुसार राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वो उसका प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह से ही कर सकता है। स्वयं अपने विवेक से साधारण परिस्थितियों में वो ऐसा नहीं कर सकता। साथ ही साथ अनुच्छेद संख्या 54 जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में है, ध्यान रखें प्रधानमंत्री होता है नियुक्त, निर्वाचित नहीं होता है, जबकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, उसका चुनाव होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण करेंगे, निर्वाचक मंडल के ऐसे सदस्य करेंगे, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन आम वयस्क मताधिकार के द्वारा नहीं होता है, बल्कि उसके लिए एक विशेष निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, जिसके सदस्य संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार, भाग लेने का अधिकार लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों को होता है, मनोनीत को नहीं होता। तो कुल कितने निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम 543, राज्यसभा में 233। इसके अलावा जो भारत के 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा है, यहाँ राज्य की परिभाषा में उनको भी शामिल किया गया है। 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा की स्थापना हो चुकी है, उनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। तो इन सभी विधानसभाओं के 4120 जो विधायक होते हैं, केवल निर्वाचित विधायक, मनोनीत विधायक इसमें हिस्सा नहीं लेते। तो यहाँ याद रखने की चीज़ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 3 अलग अलग प्रकार के सदस्य होते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभाओं के, लेकिन होते केवल निर्वाचित हैं, मनोनीत सदस्यों का इसमें कोई योगदान नहीं होता। अब उसके आगे अगर हम चलें तो अनुच्छेद संख्या 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है। सबसे पहली चीज, राज्यों के मध्य प्रतिनिधित्व के मामले में एक रूपता बरती जाती है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से कोई राज्य बड़ा है, अधिक जनसंख्या वाला है,
तो उसके विधायकों का मत मूल्य अलग होगा। कम जनसंख्या वाले राज्यों के विधायकों का मत मूल्य कम होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है कि प्रत्येक राज्य को अपनी जनसंख्या के अनुपात में बराबर का हिस्सा मिले, किसी भी राज्य को अनुचित लाभ या अनुचित नुकसान न हो। अब इसके लिए एक सूत्र है, राज्य की 1971 की जनसंख्या, उसमें भाग दिया जाता है 1000 और साथ में उस राज्य की विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों की संख्या का। अगर राजस्थान का उदाहरण लें तो राजस्थान की 1971 की जनसंख्या अगर 3 करोड़ 10 लाख थी तो ऊपर 3 करोड़ 10 लाख, नीचे 1000 गुणा राजस्थान की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 200। इसका भाग देने के बाद जो संख्या आएगी वो राजस्थान के प्रत्येक विधायक का मत मूल्य होगा। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक विधायक का मत मूल्य राज्य के मामले में तो एक सा होता है, लेकिन एक राज्य के विधायक का मत मूल्य दूसरे से हमेशा अलग होता है, क्योंकि एक राज्य की जनसंख्या दूसरे राज्य से हमेशा अलग होती है। साथ ही साथ इसमें जनसंख्या का अर्थ 1971 की जनसंख्या है, उसके बाद की जनसंख्या नहीं है। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि जिन राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सफलता हासिल की है उनको कहीं अनुचित नुकसान न हो। उसके बाद अगर हम चलें तो हम देखते हैं कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी तब तक 1971 की जनगणना का ही उपयोग किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, यानी साधारण शब्दों में कहें तो 5 साल का कार्यकाल होगा। लेकिन उससे पहले उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र वो दे सकता है, यानी अपने स्व हस्ताक्षरित त्यागपत्र के द्वारा अपना पद छोड़ सकता है। किसको त्यागपत्र देना पड़ेगा? उपराष्ट्रपति को। इसके अलावा अनुच्छेद 61 में जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए भी राष्ट्रपति को 5 साल से पहले भी पद से हटाया जा सकता है, या पद पर रहते हुए दुर्भाग्यवश किसी राष्ट्रपति का देहांत हो जाए तो उसका कार्यकाल बीच में समाप्त हो जाता है। अन्य परिस्थितियों में वो अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 साल तक काम करता है। लेकिन अगर उसके कार्यकाल की समाप्ति तक उसका उत्तराधिकारी यानी नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है, वो पद ग्रहण नहीं कर पाता है, तो 5 साल के बाद भी कुछ समय तक राष्ट्रपति काम कर सकता है। अनुच्छेद संख्या 57 राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता। जब संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं के मन में एक सवाल था कि क्या हमें किसी पद के लिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके लिए कोई निश्चित लिमिट बनानी चाहिए कि इससे ज़्यादा समय तक कोई व्यक्ति इस पद पे नहीं रह सकता। हमारे सामने उदाहरण था अमेरिका का, जहां राष्ट्रपति के लिए अधिकतम 2 चुनाव की छूट थी। 10 साल से अधिक कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में उसका नहीं हो सकता था। लेकिन हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत लचीला तरीका अपनाया कि ये काम हमने जनता पे छोड़ दिया कि जनता अगर चाहे तो कितनी भी बार किसी व्यक्ति को निर्वाचित कर सकती है। और राष्ट्रपति के चुनाव में भी इसी अवधारणा का इस्तेमाल हुआ। कोई भी व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, विजय हासिल कर सकता है और पद पे रह सकता है। हाँ, एक बार में 5 साल की जो बाध्यता है वो ज़रूर है, लेकिन वो अनगिनत बार भी चुनाव लड़ सकता है। हालांकि व्यवहार में ऐसा है कि भारत के अंदर मात्र एक ही राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके अलावा जितने भी राष्ट्रपति हुए उन्होंने 1 से ज़्यादा कार्यकाल के लिए उनका निर्वाचन नहीं हो पाया। जबकि 2 बार चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड जरूर नीलम संजीव रेड्डी के नाम है, जिसमें 1 बार वो हार गए थे, 1 बार जीत गए थे। उसके बाद में अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आवश्यक योग्यताएं, अर्हताएं हैं। तो आपको पता ही होगा कि भारत का कोई भी चुनाव हो,
पहली योग्यता हमेशा भारत का नागरिक होना है। भारत का नागरिक ही भारत में चुनाव लड़ सकता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी पहली योग्यता भारत की नागरिकता। दूसरी योग्यता उम्र से जुड़ी हुई है, 35 साल की उसकी उम्र हो। देखिए, हमने अलग अलग पदों के लिए अलग अलग उम्र का निर्धारण किया है। राष्ट्रपति का चुनाव कम से कम 35 साल की उम्र होने पर, उपराष्ट्रपति का चुनाव कम से कम 30 साल की उम्र होने पर, लोकसभा का चुनाव कम से कम 25 साल की उम्र होने पर और पंचायतों का चुनाव कम से कम 21 साल की उम्र होने पर। तो राष्ट्रपति के लिए कम से कम कितनी आयु हो? 35 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। वो लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, बल्कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं कि जैसे किसी अपराध के मामले में 2 साल से ज़्यादा सज़ा न मिली हुई हो, अनैतिक, दिवालिया, पागल, इस प्रकार का उसका कोई कमी से ग्रस्त न हो, तो ये सारी योग्यताएं भी उसके अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ कोई व्यक्ति भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ, अगर वो चुनाव के नामांकन से पूर्व अपने पद को छोड़ देता है तो वो चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद संख्या 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर वो किसी सदन का सदस्य है और राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, निर्वाचित हो जाता है, तो उसी तारीख से संसद या विधानसभा में उसका पद रिक्त माना जाएगा, उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। राष्ट्रपति कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। बिना किराए दिए अपने शासकीय निवास, जैसे राष्ट्रपति भवन है और है, उनका उपभोग वो करेगा। विशेष भत्ते और विशेष अधिकार उसको मिलेंगे जिनका उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। और अपने कार्यकाल के दौरान उसकी जो वेतन भत्ते, उसकी उपलब्धियां हैं, उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा। संविधान में सिर्फ 3 ही पदाधिकारियों के लिए शपथ का उल्लेख संविधान के मूल अनुच्छेदों में है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। बाकी सभी पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप संविधान के अनुच्छेदों में नहीं है। प्रत्येक राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त, उनकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, उसके समक्ष निम्न प्रारूप में शपथ लेता है। मैं ईश्वर या सत्यनिष्ठा के नाम पे शपथ लेता हूँ, यानी ईश्वर के नाम पे भी ली जा सकती है, सत्यनिष्ठा के नाम पे भी ली जा सकती है। इसके अलावा अपने पद के कार्यपालन की, योग्यता से संविधान और विधि का संरक्षण करने की और जनता की सेवा और कल्याण करने की शपथ राष्ट्रपति लेता है। इसके बाद अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति जब संविधान का अतिक्रमण करने लग जाए तो उस पर महाभियोग संसद का कोई भी सदन प्रारंभ कर सकता है। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग की एक ही शर्त है, संविधान का अतिक्रमण करना, संविधान के खिलाफ काम करना। इसके लिए कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना देनी पड़ती है और ऐसे प्रस्ताव पर जिस सदन में आरोप लगाया जाना है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती है तो संसद का कोई सा भी सदन महाभियोग के आरोप का संकल्प ला सकता है। फिर उस सदन में निर्धारित 14 दिनों के बाद उस आरोप के प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। अगर कुल सदस्यों का 2/3 उसके पक्ष में होता है, यानी राष्ट्रपति को हटाने के पक्ष में होता है, महाभियोग के आरोपों को सही मानता है, तो वो प्रस्ताव दूसरे सदन को भेज दिया जाता है, पहले सदन से पास हो जाता है। दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से अगर उसे पास कर दे तो राष्ट्रपति को तुरंत प्रभाव से उसी तारीख से अपना पद रिक्त करना पड़ता है। ध्यान रखें, कुल सदस्य संख्या का 2/3 है,
उपस्थित का, मतदान करने वालों का यहाँ कोई मतलब नहीं है। सबसे कठोर बहुमत की आवश्यकता महाभियोग में होती है और संविधान में एकमात्र यही पद है जिसके लिए महाभियोग शब्द का इस्तेमाल है। अन्य व्यक्तियों को हटाने के लिए जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, महाभियोग नहीं होता है। कई बार गफलत में हम उनको भी महाभियोग बोलते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए, लेकिन वास्तव में वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होता है। और अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से पूर्व अगर कोई रिक्ति हो जाए, आकस्मिक स्थिति हो जाए, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, ऐसी स्थिति में, तो उन स्थितियों में राष्ट्रपति का पद भरने की व्यवस्था है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता। एक बार ऐसा हुआ था कि भारत के राष्ट्रपति का पद पे रहते हुए निधन हो गया, उपराष्ट्रपति ने भी त्याग पत्र दे दिया, 1969 की बात है। तो इसी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति में फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। तो ऐसी सभी आकस्मिकताओं का उल्लेख अनुच्छेद संख्या 62 में किया गया है।